हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन। दोस्तों, हाल ही में निर्भया केस के चारों दोषियों को 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे फांसी देने की सज़ा सुनाई गई। इन 4 दोषियों में से 2 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई। क्यूरेटिव पिटीशन को हिंदी में उपचारात्मक याचिका भी कहते हैं, जिस पर 14 जनवरी 2020 को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर मृत्युदंड की सज़ा को बनाए रखा। आज के हम अपने इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को मृत्युदंड दे दे तो उस व्यक्ति के पास उससे बचने के लिए क्या विकल्प है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे साथ बने रहें। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति के पास इस सज़ा से बचने के लिए 2 विकल्प होते हैं। पहला, दया याचिका। दूसरा, पूर्ण विचार याचिका। दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन की गई है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है। जबकि पूर्ण विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। इसको मोशन ऑफ रिकंसिडरेशन भी कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों पिटीशन भी खारिज हो जाएं, उसके बाद दोषी के पास सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन का ही विकल्प बचता है। दोस्तों, निर्भया केस के अंदर दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने यह अपील की थी कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करना चाहिए कि घटना के समय याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां, बीमार माता पिता सहित परिवार के आश्रितों की संख्या, जेल में अच्छा आचरण व सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया गया। इन पॉइंट्स को अपनी याचिका के अंदर मेंशन करते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील की थी कि दोबारा से उस जजमेंट के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए। साथ में उन्होंने याचिका में यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी तथा पब्लिक ओपिनियन के तहत उसके प्रभाव में आकर किया गया है। तो दोस्तों, एक नज़र डालते हैं क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन वर्ड की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है। क्योर शब्द का अर्थ है उपचार करना। क्यूरेटिव पिटीशन में याचिकाकर्ता को यह बताना आवश्यक होता है कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका का सर्वोच्च न्यायालय के किसी सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रमाणित होने के बाद यह याचिका उच्चतम न्यायालय के 3 सीनियर जजिस के पास जाती है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं, तथा इसके साथ ही यह याचिका से संबंधित मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को भी भेजी जाती है। यदि उच्चतम न्यायालय की यह बेंच मामले पर फिर से सुनवाई करने का निर्णय बहुमत से लेती है तो उपचारात्मक याचिका को सुनवाई के लिए उसी बेंच के पास भेज दिया जाता है जिसने इस मामले में पहले या पिछली बार फैसला दिया था। फ्रेंड्स, उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आने के बाद अपील के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उपचारात्मक याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा रेखांकित बिंदुओं पर यानी मेंशन पॉइंट्स के ऊपर उन सभी मुद्दों या विषयों को फिर से देखा जाता है जिसमें न्यायालय को लगता है कि इन पर ध्यान दे जाने की ज़रूरत है। नॉर्मली दोस्तों, उपचारात्मक याचिका की सुनवाई जजों के चैम्बर में ही हो जाती है, परंतु याचिकाकर्ता के आग्रह पर इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसी भी स्तर के सीनियर एडवोकेट को मामले पर सलाह के लिए भी आमंत्रित कर सकती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं किस स्थिति के अंदर याचिकाकर्ता उपचारात्मक याचिका दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक मामले में दोषी के पास उपचारात्मक याचिका का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था किसी ऐसे असामान्य मामलों के लिए लाई गई है जहां उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी न्यायालय के निर्णय से
न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हो रहा हो, यानी ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी जब न्यायालय के निर्णय से किसी निर्दोष पर उसका असर पड़ता हो, उसको पनिशमेंट मिलती हो, उसे ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने अपने केस में ये मेंशन किया कि आर्थिक व सामाजिक हालात ठीक ना होने के कारण उसके बीमार माता पिता को व परिवार को कोर्ट के द्वारा उसे जो डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसकी वजह से उसके परिवार को इनोसेंट होते हुए उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसी पॉइंट के आधार पर निर्भया केस के 4 दोषियों में से 2 ने उपचारात्मक याचिका को दायर किया था। अब देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस कंडीशन टू फाइल द क्यूरेटिव पिटीशन। उपचारात्मक याचिका को दाखिल करने के लिए किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। नंबर 1, मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्ण विचार याचिका यानी रिकंसिडरेशन पिटीशन को पहले ही दाखिल किया जा चुका होना चाहिए। क्यूरेटिव पिटीशन में याचिकाकर्ता जिन मुद्दों को आधार बना रहा हो, उन मुद्दों के ऊपर पहले दाखिल रिकंसिडरेशन पिटीशन यानी पूर्ण विचार याचिका के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन ना हुई हो, यानी जिन मुद्दों पर याचिकाकर्ता उपचारात्मक याचिका में आधार बना रहा है, उन मुद्दों पर पूर्ण विचार याचिका के अंदर विस्तृत विमर्श ना हुआ हो। सर्वोच्च न्यायालय उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई तभी करती है जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर सके कि उसके मामले में न्यायालय के फैसले से नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, यानी ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो। साथ ही अदालत द्वारा आदेश जारी करते समय उन मुद्दों को नहीं सुना गया हो। इसके अलावा उस स्थिति में भी यह याचिका स्वीकार की जाएगी जहां एक जज तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो। तो ये हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो उपचारात्मक याचिका को दाखिल करने के लिए अनिवार्य हैं। अब देखते हैं दोस्तों, क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका का कंसेप्ट कहाँ से इवोल्व हुआ। उपचारात्मक याचिका का कंसेप्ट साल 2002 में रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर्स के केस की सुनवाई के दौरान इवोल्व हुआ। इस केस में मामले की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न उठा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाए किसी व्यक्ति की पूर्ण विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या दोषी के पास सजा में राहत के लिए कोई न्यायिक विकल्प बचता है। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही दिए गए निर्णय को बदलने के लिए उपचारात्मक याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के द्वारा उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन की रूपरेखा निर्धारित की गई। इसी केस के चलते दोस्तों, उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसके तहत अपने ही निर्णयों पर पूर्ण विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया। ये दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सन 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में पाए गए दोषी याकूब अब्दुल रजाक मेमन का मामला इसी से रिलेटेड है। इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन को खारिज करने के बाद भी उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2015 में इस मामले में उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई की मांग को स्वीकार किया था। दोस्तों, आपराधिक मामलों में न्याय की प्रक्रिया एवं न्यायालय के निर्णयों से किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में न्यायिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और निचली अदालतों के निर्णय की जांच करने के लिए हमारी सीआरपीसी के अंदर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान आपराधिक न्यायालयों के निर्णय या आदेशों के खिलाफ अपील के रूप में हैं, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अंदर जनहित याचिका से लेकर संवैधानिक मामलों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। आइए कुछ प्रावधानों के ऊपर नज़र डालते हैं। संवैधानिक मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 के तहत भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी हाई कोर्ट के किसी भी फाइनल डिसीजन के बाद भी आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं आर्टिकल 132 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आपराधिक मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के तहत
उच्च न्यायालय से सुनवाई के बाद दोषी करार व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट किसी आपराधिक मामले के चलते किसी व्यक्ति को दोषी करार कर दे तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं निर्भया केस के अंदर कैसे दोषियों ने क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया। एक समरी के रूप में इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के अंदर निर्भया के साथ रेप की घटना घटित हुई। 19 दिसंबर 2012 को पीड़ित की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मार्च 2013 में इस मामले के एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। सितंबर 2013 में इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 वर्ष के लिए सुधार गृह में भेज दिया। मार्च 2014 दिल्ली उच्च न्यायालय ने चारों आरोपियों की सज़ा को बनाए रखा। मई 2017 उच्चतम न्यायालय ने चारों आरोपियों की सज़ा को बनाए रखा। नवंबर 2017 में मामले के एक आरोपी मुकेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर पूर्ण विचार याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। 9 जुलाई 2018 को बाकी 3 दोषियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल पूर्ण विचार याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा। 7 जनवरी 2020 दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी करते हुए 22 जनवरी 2020 को मृत्यु दंड की तारीख के रूप में निर्धारित किया। तो दोस्तों, इसके बाद 9 जनवरी 2020 को मामले में 2 दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दाखिल की, यानी क्यूरेटिव पिटीशन अपील की गई, जिस पर 14 जनवरी 2020 को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर मृत्युदंड की सज़ा को बनाए रखा। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन, कैसे निर्भया केस के 2 दोषियों ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और क्या है क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसीजर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस लेकर आते रहेंगे और जल्द ही हम कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स भी लाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच।